गुड इवनिंग गर्ल्स। होम साइंस में आज हम सेकंड खंड करेंगे जिसका नाम है समाजशास्त्र एवं बाल कल्याण। क्योंकि हम जो पहला खंड है शरीर क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य रक्षा उसे कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि 30% कोर्स कम हो गया है तो इसलिए कुछ चैप्टर उसमें से हटा दिए गए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट खंड है तो वो फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। अब हमारा सेकंड खंड स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम मैंने बताया समाजशास्त्र एवं बाल कल्याण। तो उसका हम फर्स्ट लेसन आज शुरू कर रहे हैं और हमारे सेकंड खंड में फर्स्ट लेसन का नाम है संयुक्त व एकाकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान। संयुक्त एवं एकाकी परिवार के संबंधों का मनोविज्ञान। तो बच्चों, संयुक्त एवं एकाकी परिवार को जानने से पहले हम जानेंगे परिवार का अर्थ, उसकी परिभाषा, परिवार की विशेषताएं और परिवार का महत्व, जिससे कि हमें आगे संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं परिवार का अर्थ एवं परिभाषा से। तो बच्चों, परिवार को कहते हैं फैमिली। अब समाजशास्त्रीय भाषा में देखते हैं कि परिवार का क्या अर्थ है। फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से हुआ है। फैमिली शब्द का जो उद्गम है वो लैटिन भाषा का शब्द है एक फैमुलस, उससे हुआ है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी लैटिन भाषा में जो फैमुलस है वो ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास हो। माता पिता, बच्चे, नौकर और दास हो। साधारण अर्थों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है। साधारण अर्थों में विवाहित जोड़े यानी जो विवाह कर लेते हैं उसको परिवार की संज्ञा दे दी जाती है, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवार की परिभाषा नहीं है। सिर्फ शादी कर लेना परिवार नहीं है। परिवार शब्द का सही उपयोग नहीं है, यानी सिर्फ शादी कर लेने से परिवार नहीं बनता। परिवार में पति पत्नी एवं बच्चों का होना आवश्यक है। परिवार में पति पत्नी एवं बच्चों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक के अभाव में हम उसे परिवार न कहकर गृहस्थ हाउसहोल्ड कहेंगे। इनमें से यानी पति पत्नी में से या बच्चों में से अगर किसी एक का भी अभाव हो, अगर पति पत्नी है बच्चे ना हो या बच्चे हो तो पति पत्नी ना हो, तो वो परिवार नहीं है, उसे हम गृहस्थ हाउसहोल्ड कहेंगे। यह संभव है कि परिवार एवं गृहस्थ के सदस्य एक ही हो। यह तो संभव है कि परिवार और गृहस्थ के सदस्य एक ही हो। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ भी है किंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं है। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ भी है लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं है। सभी गृहस्थ परिवार क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने बताया था कि सिर्फ विवाहित होना, शादी कर लेना ही परिवार नहीं है, वो गृहस्थ है जब तक बच्चे ना हो, और जिसमें बच्चे हैं वो परिवार है। तो जब कोई गृहस्थी स्टार्ट करता है तो वो परिवार, अगर उसके बच्चे हो जाते हैं तो परिवार बन जाता है। यानी गृहस्थ परिवार है लेकिन परिवार में गृहस्थ है, यानी परिवार गृहस्थ भी है लेकिन गृहस्थ परिवार नहीं कहलाता। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार उनकी परिभाषा जानते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र में बहुत अच्छी परिभाषाएं दी हैं और उन्होंने जो समाजशास्त्र को जो कहा है वो सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। तो उनकी परिभाषा हम देखते हैं कि परिवार के संबंध में उन्होंने क्या परिभाषा दी है। तो मैकाइवर पेज ने लिखा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है। परिवार निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो देखिए आगे ना, इसमें भी परिवार की विशेषताएं, यानी परिवार में क्या कहा था, माता पिता या पति पत्नी और बच्चे। तो मैकाइवर एंड पेज ने भी यही कहा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध, क्योंकि बच्चे तो यौन संबंध से ही पैदा होंगे और
और उसके लिए विवाहित होना जरूरी है। तो विवाहित होने के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो एक परिवार बन जाता है। तो एक बार फिर से मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा को याद करने के लिए पढ़ेंगे। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। परिवार में बच्चे का जन्म होता है और उसका लालन पालन होता है। जो डॉक्टर दुबे के अनुसार, डॉक्टर दुबे हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो समाजशास्त्री हैं इंडिया के, उन्होंने परिवार की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहा है, परिवार में स्त्री एवं पुरुष दोनों की सदस्यता प्राप्त रहती है। स्त्री और पुरुष दोनों की सदस्यता होती है इसमें। उनमें से कम दो विपरीत यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है। यानी उनमें से दो विपरीत यौन संबंध होने चाहिए, उनके विपरीत लिंग के होने चाहिए वो, अगर एक पुरुष और एक स्त्री, क्योंकि दो पुरुष मिलकर परिवार नहीं बना सकते, दो स्त्रियां भी मिलकर परिवार नहीं बना सकती। तो जरूरी है कि इसमें विपरीत लिंग हो, पुरुष हो और स्त्री हो। और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान परिवार का निर्माण करते हैं। यानी मैंने बताया है कि एक परिवार में विपरीत लिंग हो, स्त्री पुरुष यानी विपरीत लिंग के हो, और उनके संसर्ग से, यानी जो उन्होंने कहा है मैकाइवर पेज ने कि यौन संबंध से, इन्होंने यहाँ पे उसको संसर्ग कह दिया है, यानी उनके संसर्ग से उत्पन्न संतान हो तो वो परिवार का निर्माण करते हैं। तो हमारी मैकाइवर पेज और दुबे की परिभाषा आप याद कर लेंगे, और जब भी परिवार के बारे में लिखने को आए तो आप परिभाषा जरूर लिखेंगे, उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 प्रकार के संबंध विद्यमान रहते हैं। इन अर्थ से और परिभाषाओं से निकल के आया है कि 3 तरह के संबंध होते हैं एक परिवार में। वो कौन कौन से होते हैं? पति पत्नी के संबंध, पति और पत्नी के संबंध, माता पिता एवं बच्चों के संबंध, और भाई बहनों के संबंध। क्योंकि देखिए परिवार में एक बच्चा है तो भी परिवार है, लेकिन अगर 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, तो उनमें जो भाई बहन के संबंध हैं तो वो भी इसमें गिने जाएंगे। तो 3 तरह के संबंध परिवार में होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक और याद रखेंगे कि जो हमारा परिवार है तो वो जो समाज की मूल इकाई है, मूल संरचना है। जैसे हमारे इंसान जैसे होता है हम लोग, तो हमारी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। इसी तरह से जो समाज है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। क्योंकि जिस तरह से कोशिका के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण होता है, उसी तरह से परिवार, जिस समाज में परिवार होता है, परिवारों के मिलने से फिर क्या बनता है? फिर एक समुदाय, पड़ोस बनता है, समुदाय बनता है, एक गांव बनता है, एक कस्बा बनता है, एक शहर बनता है। तो इसी तरह होता है ना, जैसे कि कोशिका को मिलने से ऊतक बनते हैं, और फिर अंग बनता है, फिर एक तंत्र बनता है, फिर एक पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो जो समाज की मूलभूत इकाई है परिवार, ये याद रखेंगे। तो परिवार क्या क्या काम करता है? तो जो हमारा परिवार इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे समाज की संस्कृति को बढ़ाता है, संस्कृति का हस्ताक्षरण करता है, और क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, संवर्धन करता है, और बहुत से काम करता है परिवार एक तरह से समाज के लिए, जो हम परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए तो करता ही है, समाज के लिए भी बहुत जरूरी होता है परिवार। जिस समाज का परिवार जितना स्ट्रांग होगा, उसके सांस्कृतिक मूल्य उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, परिवार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फैमिली, यानी फैमिली की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसमें एक एक करके जानते हैं। विवाह संबंध, अगर हम अर्थ और परिभाषाओं को ध्यान से समझ लें, पढ़ लें, उनको थोड़ा सा उन पे दिमाग लगाएं, तो हमें ये परिभाषाएं महत्व वहीं से मिल जाता है, लेकिन जरूरत है उसको सोचने की। तो पहले क्या रहा है? विवाह संबंध, और उनमें अर्थ में और क्या था उसमें भी कि विवाह संबंध, भाई पति पत्नी है तो विवाह के बाद ही तो वो पति पत्नी बने हैं, तो यानी विवाह संबंध होना चाहिए। तो परिवार में विवाह संबंध होता है, विवाह से ही शुरुआत होती है परिवार की, लेकिन सिर्फ विवाह कर लेना ही परिवार नहीं है, उसके बाद बच्चे जब हो जाएंगे तभी वो परिवार बनेगा। नेक्स्ट है विवाह का एक स्वरूप। तो विवाह के स्वरूप देखिए कई तरह के स्वरूप प्रचलित हैं,
अभी जैसे एक विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, जैसे एक सभ्य समाज में एक विवाह ही चलता है और अधिकतर अब सारे देशों में, सारे समाजों में एक विवाह को ही माना गया है। लेकिन कुछ जनजातियां हैं जहाँ पे अभी बहुविवाह, जैसे बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह अब भी पाए जाते हैं। और क्योंकि उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने संरक्षण दे रखा है कि वो अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने नियमों को मान सकते हैं, इसलिए हमारा एक विवाह वाला नियम उन पे लागू नहीं होता। यानी कि हम ये नहीं कि वो कई विवाह कर ले तो उनमें ये नहीं कि जाके उसमें कोर्ट केस होगा, ऐसा नहीं होता। अगर उनकी संस्कृति वो कह रही है कि बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह उन्हें करना चाहिए, उनकी संस्कृति में है, तो इसमें कोई नहीं कोई बैरियर नहीं लगाता है। सरकार भी उनको ऐसे अधिकार दे रखे हैं हमारे संविधान ने और हमारी सरकार ने। तो ये विवाह का जो एक स्वरूप तो हर जगह प्रचलित है, लेकिन जैसे मैंने बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह बताए हैं, तो वो केवल अब जनजातियों में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है वंश नाम। जो परिवार होता है वो कोई ना कोई वंश होता है उसका। वो वंश जैसे कि पिता की तरफ से आ रहा होता है तो पितृसत्तात्मक उसको बोलते हैं, और माता की तरफ से होता है तो मातृसत्तात्मक होते हैं। वो अलग अलग निर्भर करता है कि किस तरह की संस्कृति है, कौन से वंश से संस्कृति है। तो वंश नाम होता है। अर्थव्यवस्था, एक परिवार की कोई ना कोई अर्थव्यवस्था होती है। जैसे पुराने टाइम में क्या था कि सबका अपना अपना अलग जाति के अकॉर्डिंग व्यवसाय को अलग कर दिया गया था, लेकिन फिर भी परिवार में व्यवसाय थे। और जैसे कि किसी का खेती का व्यवसाय होता है, किसी का कुछ बनाने का व्यवसाय होता है, हैंडमेड चीज़ें बनाने का व्यवसाय होता है, और कुछ के यहाँ पे जैसे वेजिटेबल्स का होता है, किसी के फ्रूट का होता है। तो ये व्यवसाय होता है परिवार का कोई ना कोई निश्चित आय के लिए, और या फिर उनकी कोई शॉप होती है, कोई नौकरी होती है, यानी अर्थव्यवस्था पर टिका होता है परिवार। सामान्य निवास, परिवार के सदस्यों का एक सामान्य निवास होता है, यानी एक ही घर में वो रहते हैं, तभी वो परिवार कहलाते हैं। तो अगर ये दूर भी रहे तो फिर भी अपने परिवार, किसी वजह से दूर रहे तो अपने परिवार में आते जाते रहते हैं और एक उनके अंदर बीच में कांटेक्ट रहता है। तो परिवार का एक सामान्य निवास स्थान होता है। तो ये इनकी परिवार की विशेषताएं हुई, लेकिन मैकाइवर एवं पेज के अनुसार भी परिवार की विशेषताएं हैं। देखिए, परिवार की विशेषताएं लिखने को आएगा तो आप कोई सी भी परिवार की विशेषताएं लिख सकते हैं। वो आप ये जो मैंने बताई कॉमन वाली वो भी, और मैकाइवर एवं पेज वाली वो भी। लेकिन अगर लिखने को आए स्पेशली कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार की क्या विशेषताएं हैं, तो फिर आप मैकाइवर एवं पेज वाली विशेषताएं लिखेंगे जो उन्होंने परिवार के संबंध में दी है। तो मैकाइवर एवं पेज ने क्या विशेषताएं बताई हैं परिवार की, तो उनके अनुसार सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब जो परिवार है वो प्रत्येक काल में और प्रत्येक देश में और प्रत्येक स्थान पे पाया जाता है। ये परिवार की एक विशेषता है। प्रत्येक काल में यानी हम सुनते आए कि परिवार होता ही है, और प्रत्येक देश में होता है, प्रत्येक जगह पे होता है, परिवार होता ही है। यानी इसलिए सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता मतलब होता है कि हर जगह पाया जाना। सार्वभौमिकता मतलब इसका पाया जाना, हर जगह पाया जाना। भावनात्मक सुधार, देखिए परिवार के सदस्य जो उसमें उन्हें क्या एक भावनात्मक सपोर्ट मिलता है। मान लीजिए कोई भी उनको परेशानी है, कोई उनको दुख है, कष्ट है, तो वो तब परिवार उनको इमोशनली सपोर्ट देता है। तो ये परिवार का एक बहुत जो है अच्छा रूप है। इसीलिए परिवार से इंसान बिल्कुल अलग नहीं होना चाहता। अपने परिवार के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, क्योंकि जब उसको किसी की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले उसका परिवार आता है। रचनात्मक प्रभाव, जो रचनात्मक प्रभाव का मतलब होता है कि परिवार में ही जब बच्चा पैदा होता है और बड़ा होने लगता है तो उसमें रचनात्मकता सीखता है, तो अपने अनेक क्रियाकलाप करता है जिससे वो रचनात्मकता उसकी बढ़ती है। उसमें ही परिवार में सीखता है वो, और परिवार के सदस्य उसे मोटिवेट करते हैं कुछ नए नए काम करने के लिए, अच्छे अच्छे खेल खेलने के लिए परिवार ही उसको सपोर्ट करता है। तो रचनात्मकता परिवार से ही मिलती है। केंद्रीय स्थिति, प्रत्येक समाज में परिवार की केंद्रीय स्थिति होती है, इसलिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, देखिए परिवार के सदस्यों पे उत्तरदायित्व होता है। जैसे माता पिता का उत्तरदायित्व होता है कि वो बच्चों का पालन पोषण करें, उनका उचित तरीके से
खान पान देखें, उनकी एजुकेशन का प्रबंध करें। इसी तरह से बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, कुछ अच्छे पदों पर जाएं और अपने माँ बाप का समाज में सम्मान बढ़ाएं। तो अपने अपने उत्तरदायित्व होते हैं और बच्चे और माता पिता मिलकर सहयोग से ही उत्तरदायित्व को निभाते हुए एक परिवार में रह सकते हैं। जहाँ कहीं भी परिवार का कोई सदस्य अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ लेता है या अपने उत्तरदायित्वों को निभाना छोड़ देता है तो उस परिवार का विघटन हो जाता है। मान लीजिए एक परिवार में पुरुष है यानी कि पति है, तो वो क्या है, अर्निंग कर रहा है, कमा रहा है, उसकी इनकम से घर चल रहा है, वो अपना उत्तरदायित्व ना निभाए, वो नौकरी छोड़ दे या काम करना छोड़ दे, घर में जाके बैठ जाए, तो क्या परिवार चल पाएगा? परिवार नहीं चल पाएगा, परिवार टूट जाएगा। क्योंकि परिवार को चलाने के लिए सबको अपने अपने उत्तरदायित्व निभाना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से पत्नी की भी बात है। अगर पत्नी अपने उत्तरदायित्व ना निभाए, अगर मान लीजिए उसमें एक परिवार में पति का काम है कि घर के सामान लाना, बाहर के काम देखना, और पत्नी का काम है कि घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, तो अगर ये उनको उत्तरदायित्व दिए गए हैं तो उन्हें निभाना बहुत जरूरी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पत्नी को वही उत्तरदायित्व दिए जाए जो मैं बता रही हूँ। आजकल पति पत्नी के उत्तरदायित्व ये ऐसे है कि चेंज भी हो गए हैं समय के अनुसार। पति हो सकता है कि उसमें घर में पति घर के काम करे, खाना बनाए, और पत्नी को नौकरी करनी पड़े, लेकिन उत्तरदायित्व सभी को निभाने चाहिए। नेक्स्ट है सीमित आकार। परिवार का एक सीमित आकार होता है। परिवार ज्यादा सीमित आकार का मतलब कुछ बड़े परिवार भी होते हैं जिसमें आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार, एक परिवार, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन होता है, पूरा नहीं, बहुत बड़ा नहीं होता, वरना तो फिर भी वो क्या मोहल्ला कहलाएगा या कुछ और। तो इसमें परिवार में निश्चित होता है। अधिकतर तो परिवार में क्या होता है, पति पत्नी और बच्चे ना। फिर संयुक्त परिवार देखेंगे जिसमें कि दादा दादी और ये सब कुछ चाचा चाची भी रहते हैं। फिलहाल तो ये परिवार की परिभाषा के अकॉर्डिंग ये है कि इसमें सीमित आकार होता है परिवार का। परिवार का कितना ही बड़ा आकार हो, लेकिन इतना सीमित तो होता ही है कि हाँ, हमारे जितने सदस्य होते हैं तो उनको एक तरह से डायरेक्ट हमारे टच में रहते हैं ये लोग। नेक्स्ट है सामाजिक नियमन। जो परिवार है तो वो सामाजिक नियमन करता है, यानी वो अपनी प्रथाओं को, परंपराओं को परिवार के सदस्यों को सिखाता है। जो उसमें बच्चे पैदा हुए हैं उनको सिखाता है, ताकि वो प्रथाओं को, परंपराओं को सीख सके और हमारे जो परिवार को और अपने समाज को वो आगे हस्तांतरण कर सके, देश का मतलब अपने समाज का विकास कर सके। नेक्स्ट है बच्चों परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। देखिए, स्थायी और अस्थायी, जो मनुष्य है तो उसकी तो डेथ होनी है ना, तो उसका स्थान लेने के लिए नए सदस्य आ जाते हैं, तो ये तो अस्थायी हो गया। लेकिन स्थायी प्रवृत्ति है कि परिवार खत्म नहीं होता, पुराने लोग गए हैं तो नए लोग आ जाते हैं। परिवार स्थायी है और वो कुछ समय के लिए अस्थायी हो सकता है, लेकिन एक तरह से परिवार का स्थायी रूप होता है। परिवार हमेशा रहते ही हैं। परिवार के प्रकार एवं महत्व, यानी परिवार क्या काम करता है और उसका क्या महत्व है, तो 3 तरह के कार्य हैं, 3 तरह के महत्व हम देखते हैं परिवार के। एक तो परिवार के होते हैं प्राणी शास्त्रीय प्रकार्य, यानी कार्य, प्रकार्य मीन्स कार्य ही होता है, और एक होता है परिवार के शारीरिक प्रकार्य और परिवार के आर्थिक प्रकार्य। तो परिवार के प्राणी शास्त्रीय कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला यौन इच्छाओं की पूर्ति। भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी अगर आवश्यकता है तो वो यौन इच्छाओं की पूर्ति है, लेकिन इसमें एक टाइम लगता है, मैच्योरिटी आने पर ही ऐसी भावनाएं इंसान की जागती हैं। तो अगर उस टाइम पे उनकी भावनाओं को या फिर उन इच्छाओं को पूर्ति नहीं की गई तो समाज में वो क्या होगा, एक तरह से वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति गलत तरीके से करेंगे और समाज का विघटन हो सकता है। इसलिए समाज के सदस्यों ने ही परिवार को बनाया है कि ये सोचकर कि हाँ, अगर सही तरीके से इनकी जो यौन इच्छाओं की पूर्ति है तो वो परिवार के माध्यम से हो जाए तो समाज का विघटन होने से बच जाएगा। यानी सबसे पहले जो आवश्यकता है परिवार की तो वो यौन संबंधों की पूर्ति करना है। नेक्स्ट है इसमें बच्चों की उत्पत्ति। परिवार केवल यौन संबंधों की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है, इसमें बच्चों की उत्पत्ति भी होती है, उनका लालन पालन होता है। तो यौन संबंधों की पूर्ति होने के बाद तो फिर बच्चे की जो जन्म देना
बहुत आवश्यक माना जाता है, वरना तो वो परिवार बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट है प्रजाति की निरंतरता। जो मनुष्य है तो वो क्या है कि उसकी डेथ हो जाएगी और उसका तो फिर समाज में उसका स्थान भरने के लिए, यानी जो जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसका स्थान भरने के लिए नई पीढ़ी जन्म लेगी। तो ये निरंतरता है, इसे बनाए रखने के लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। वो कार्य करता है संतानोत्पत्ति का, यानी प्रजाति को बनाए रखने का। हम जैसे हैं तो हमें अपने ही जैसा, ये हमारा कर्तव्य भी है एक तरह से पूरी सृष्टि के लिए, कि हम लोग अपनी जैसी प्रतिकृति अपनी समाज को देके जाएं, ताकि समाज की निरंतरता चलती रहे। क्योंकि अगर परिवार नहीं होगा और समाज का ये काम नहीं होगा तो समाज का विघटन हो जाएगा। परिवार के शारीरिक प्रकार्य। नेक्स्ट में देखते हैं परिवार के शारीरिक प्रकार्य। शारीरिक रक्षा, तो परिवार शारीरिक रक्षा करता है। परिवार में कोई वृद्ध हैं, बच्चे हैं, तो वो उनकी रक्षा होती है। और कोई भी अगर किसी को शारीरिक रूप से अपंग है या बीमार है, उनकी रक्षा होती है। तो परिवार अपने सदस्यों के सुरक्षा प्रदान करता है। संतान का पालन पोषण, तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो असहाय होते हैं, और मनुष्य के बच्चे तो उनको तो 1 साल 1.5 साल लग जाता है अपने पैरों चलने में भी, तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत होती है। तो उनका पालन पोषण करने का काम करता है परिवार। नेक्स्ट है भोजन की व्यवस्था। परिवार अपने सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है और उसके लिए वो कुछ न कुछ आर्थिक कार्य भी करता है। तो परिवार अपने जो परिवार के सदस्यों को उनके शारीरिक जरूरतों के हिसाब से जो पौष्टिक भोजन प्रदान करता है, ये उसका एक प्रमुख शारीरिक कार्य है। नेक्स्ट है मकान एवं वस्त्र की व्यवस्था। तो परिवार के द्वारा ही हमारे मकान और वस्त्र की व्यवस्था हो पाती है, क्योंकि उसमें सब अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। तो जो परिवार में आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, तो आर्थिक रूप से जो अर्निंग होती है, तो उनसे परिवार के लिए वस्त्र और मकान की व्यवस्था की जाती है। तो परिवार का ये भी एक शारीरिक कार्य है। नेक्स्ट हमारे आते हैं परिवार के आर्थिक प्रकार्य। तो बच्चों, परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकार्य और परिवार के शारीरिक प्रकार्य हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है परिवार के आर्थिक प्रकार्य, यानी परिवार के आर्थिक प्रकार्य जो वो इनकम कर रहा है परिवार, जिससे कि गृहस्थी चल रही है। तो पहला है परिवार में उत्तराधिकार का निर्धारण। तो परिवार उत्तराधिकार का निर्धारण करता है। परिवार के ही द्वारा उत्तराधिकार का संपत्ति का हस्तांतरण दूसरी पीढ़ी को होता है। अगर परिवार ना हो तो फिर अव्यवस्था फैल जाएगी, किसी की संपत्ति किसी और को मिलेगी और जो समाज में एक तरह से अराजकता फैलेगी। इसलिए परिवार अपनी संपत्ति को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करता है, इसलिए समाज में संतुलन बना रहता है, शांति बनी रहती है। नेक्स्ट है परिवार एक उत्पादक इकाई। जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ आपको कि परिवार एक उत्पादक इकाई है। प्रत्येक परिवार कुछ ना कुछ उत्पादन करता है। वो या तो बिजनेस होता है उस परिवार में, खेती होती है, या कोई दुकान चलाता है या कोई नौकरी करता है, लेकिन कुछ ना कुछ उत्पादन करता है जिससे परिवार के खर्चे चलते हैं और परिवार समाज में एक सम्मानजनक स्थिति में रह सकता है, उन्हें खाना, कपड़े, वस्त्र मिल सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यों का बंटवारा, यानी श्रम विभाजन परिवार में ही सीखा जाता है, परिवार में होता है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं तो उनके काम बांट दिए जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो एक व्यक्ति पे ज्यादा काम का बोझ आएगा और एक व्यक्ति फ्री रहेगा। तो क्योंकि एक तरह से सामाजिकरण का भी मुख्य माध्यम है श्रम विभाजन, क्योंकि जब जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों पे पहले से ही डाल दी जाएगी, मान लीजिए बच्चे हैं तो उन पे भी जो उनके करने लायक काम है उन्हें शुरू से ही सिखाए जाएंगे और उन्हें श्रम क्या महत्व सिखाया जाएगा, काम करना सिखाया जाएगा, तो वो फिर सीखेंगे मेहनत करना। और इस तरह से श्रम विभाजन जो परिवार करता है वो बहुत जरूरी होता है और प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों को इसमें बांट दिया जाता है कि कौन क्या कार्य करेगा। नेक्स्ट है पारिवारिक संपत्ति का प्रबंधन।
तो परिवार पारिवारिक संपत्ति का प्रबंधन करता है, यानी जो परिवार की संपत्ति होती है तो उसकी देखरेख परिवार का ही उत्तरदायित्व होता है। किस तरह से कौन सी संपत्ति का क्या करना है ये भी परिवार डिसाइड करेगा, और कहाँ पे कितना, क्योंकि जैसे परिवार है तो वो अर्निंग करता है तो वो आगे के लिए अपनी इनकम को सेविंग भी करता है ताकि उसके फ्यूचर में काम आ जाए। तो ये परिवार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, बच्चों की शादी का, विवाह का, उनकी पढ़ाई का, हायर एजुकेशन का, या कोई आकस्मिक घटना का। तो इसलिए परिवार को प्रबंध करना पड़ता है पैसे का, तो इसलिए परिवार की ये मुख्य जिम्मेदारी है और ये इसका एक आर्थिक कार्य है। तो बच्चों ये हमने आज परिवार का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार देखे। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में परिवार जो हमारा है जिसका चैप्टर का नाम ही है संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार, तो हम संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार के बारे में जानेंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना, और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, इसकी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।